नमस्कार साथियों, स्वागत है आज की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में। आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान जीके, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, रीजनिंग, साइंस, मैथ के प्रश्न जो कि सीईटी मॉडल पेपर के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। तो यहाँ से आपको सीईटी में हूबहू प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो क्लास को पूरा देखिए और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, किस विकल्प में सभी संधि विच्छेद अशुद्ध है? तो साथियों हमें प्रश्न नंबर 1 हमें हिंदी का प्रश्न है और अशुद्ध संधि विच्छेद को हमें यहाँ पे छांटना है। तो देखते हैं, वध प्लस वैश्वर्य, इसका क्या हो जाएगा? वधु प्लस ऐश्वर्य, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या करता है एग्जामिनर, हमेशा वह में छोटी ऊ की मात्रा दे देता है। तो ये क्या होती है, छोटी ऊ की मात्रा गलत है, लेकिन जो बड़ी ऊ की मात्रा है बिल्कुल सही हो जाता है। पितराज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा, ये भी बिल्कुल सही है। पितराज्ञा का क्या बनता है? पितृ प्लस आज्ञा। सत प्लस नारी बराबर सन्नारी, साथियों ये सन्नारी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है? सन्नारी भी बिल्कुल सही है। और वागिश का देखते हैं, वाक प्लस ईश, तो वागिश का भी बिल्कुल सही है। तो साथियों यहाँ पे चारों ही ऑप्शन सही है। ये एक तरीके का बोनस प्रश्न हो जाता है क्योंकि यहाँ पे चारों ही ऑप्शन सही है। तो आपको चारों ही संधि विच्छेद है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में वधवैश्वर्य, पित्राज्ञा, सन्नारी और वागिश का बिल्कुल प्रश्न हूबहू आता है। तो वधवैश्वर्य का भी आप याद रख लीजिए, पित्राज्ञा का भी, सन्नारी का भी और वागिश का भी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द कर्मधारय समास के उदाहरण है? साथियों कर्मधारय समास के उदाहरण हमको यहाँ पे बताना है। तो देखते हैं, नीलोत्पल और पर्णकुटी। तो साथियों नीलोत्पल यानी नीला है जो, उत्पल है अर्थात कमल, और पर्ण पत्तों से बनी कुटी, तो दोनों में विशेषण विशेष्य का संबंध हो जाएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी में कर्मधारय समास है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर बात करें राजपुरुष की, तो राजपुरुष में कौन सा समास हो जाएगा? साथी राजपुरुष में तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। साथियों शुद्ध वाक्य हम यहाँ पे देखना है। देखते हैं, मुझे केवल मात्र 20 रुपये चाहिए। तो साथियों केवल और मात्र तो एक साथ नहीं आ सकता। क्या था? मुझे केवल 20 रुपये चाहिए, मुझे मात्र 20 रुपये चाहिए, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, शुद्ध तो होएगा ही नहीं है। अगला देखते हैं, ऑप्शन बी, सप्रमाण सहित उत्तर दीजिए। तो साथियों सप्रमाण के साथ सहित नहीं लगेगा, सप्रमाण उत्तर दीजिए, ये भी गलत हो जाएगा। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। साथियों ये कविता अनेक भाव प्रकट करती है, हमें शुद्ध लग रहा है, इसको सही मान लेते हैं। अगला देखते हैं, शायद वह अवश्य आएगा। तो साथियों शायद क्या संभावना होगी और अवश्य क्या निश्चितता हो गई, तो दोनों एक साथ नहीं आ सकते, तो ये भी क्या गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 में शुद्ध वाक्य, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से कौन सा युग्म में सुमेलित नहीं है? तो साथियों पारिभाषिक शब्दावली का प्रश्न है, असुमेलित युग्म छांटना है। तो देखते हैं, इंडेमनिटी यानी क्षतिपूर्ति होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। इंडेमनिटी यानी क्या होता है? क्षतिपूर्ति होता है। प्रोवेशन यानी परिवीक्षा होता है, बिल्कुल सही है। एडजर्नमेंट यानी स्थगन होता है, बिल्कुल सही है। और डेपुटेशन यानी पदावनति। साथियों डेपुटेशन ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि इस प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। डेपुटेशन यानी पदावनति नहीं होता साथियों, डेपुटेशन यानी क्या होता है? प्रति नियुक्ति होता है। क्या होता है? प्रति नियुक्ति होता है। और पदावनति यानी क्या होता है साथियों? डिमोशन। जैसे प्रमोशन होता है ना, ऐसे ही एक डिमोशन होता है, किसी उच्च पद से निम्न पद पर भेजना डिमोशन होता है। तो पदावनति यानी डिमोशन और डेपुटेशन यानी क्या हो जाएगा? प्रति नियुक्ति। चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडेमनिटी यानी क्या होता है? क्षतिपूर्ति होता है। प्रोबेशन यानी परिवीक्षा और एडजमेंट यानी क्या होता है? स्थगन होता है। चलिए अगला देखते हैं। दिशाएं ही जिनका वस्त्रों वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है। तो साथियों दिशाएं ही जिनका वस्त्रों, तो दिशाएं ही जिनका वस्त्रों उसके लिए क्या आ जाएगा साथियों? दिक यानी दिशाएं और अंबर यानी वस्त्र। तो साथियों दिगंबर क्या हो जाएगा? दिशाएं जिनका वस्त्रों वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी दिगंबर हो जाएगा। और इसमें संधि की बात करें, दिगंबर में कौन सी संधि है? तो बताइए कौन सी संधि है दिगंबर में? तो दिगंबर में कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विलोम शब्द युग्म अनुचित है। साथियों निम्न में से कौन सा विलोम है, इसका जो युग्म है वो क्या है? गलत है। तो स्थावर का क्या देखते हैं साथियों? स्थावर का क्या होता है? जंगम होता है, बिल्कुल सही है। स्थावर का क्या होता है? जंगम होता है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अतरंग का क्या हो जाएगा? बहिरंग हो जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। अभिज्ञ का क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ हो जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें जो अनुचित युग्म पूछा है, तो अब ऑप्शन डी बचा। उग्र का क्या होगा? व्यग्र नहीं होता साथियों। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, क्योंकि उग्र का क्या होता है साथियों? विलोम। सौम्य या शांत होता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इनको देख लो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बगले झांकना मुहावरे का सही अर्थ है। तो साथियों बगले झांकने मुहावरे का जो सही अर्थ हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा जवाब न सूचना या
निरुत्तर हो जाना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जब किसी से कोई सवाल पूछा जाए और उसे जवाब ना आए तो वह अपनी शर्मिंदगी से इधर-उधर देखने लगता है, तो उसे क्या कहते हैं? बगले झाँकना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस विकल्प में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? साथियों, उपसर्ग देखना है कि अन का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है, तो देखते हैं। अन्वेषण, अनुचित, अनुपम और अनुज हमें यहाँ पे दिया गया है, तो साथियों अनुचित में क्या अन्वेषण और अनुज, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है। साथियों पुष्प का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? प्रसून, मुकुल, कुहूप और सुमन। तो साथियों सुमन भी पुष्प का पर्यायवाची होता है, प्रसून भी होता है और कुहूप भी होता है। तो ऑप्शन बी मुकुल इसका पर्यायवाची नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो मुकुल है साथियों ये किसका पर्यायवाची होता है? साथियों कली का होता है। क्या होता है? कली का होता है, पुष्प का नहीं होता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शब्द युग में कृत और कृत का सही अर्थ भेद बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, इसको अच्छे से माइंड कर लीजिए। कृत और कृत का अर्थ हमसे पूछा है, तो साथियों कृत यानी तो क्या होता है? किया हुआ, और कृत यानी क्या होता है साथियों? खरीदा हुआ। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कृत यानी तो क्या? किया हुआ, और कृत यानी खरीदा हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड यूबिक्विटस। तो साथियों यूबिक्विटस का हमको क्या देखना है? सिनोनिम देखना है, तो इसलिए हम सबसे पहले यूबिक्विटस का अर्थ पता होना चाहिए। तो यूबिक्विटस का जो अर्थ होता है साथियों क्या होता है? यूबिक्विटस का अर्थ होता है सर्वव्यापी। क्या होता है? सर्वव्यापी होता है, यानी यूबिक्विटस यानी जो कि हर जगह मौजूद हो। तो इसका देखते हैं। रेयर, रेयर तो होगा नहीं साथियों। रेयर तो क्या होता है? जो कम मिलता हो। टेम्परेरी यानी अस्थायी, एक्सपेंसिव यानी बहुत ही खर्चीला। तो तीनों चीज तो कैसे हैं? यूबिक्विटस तो होंगे नहीं। तो ओमनीप्रेजेंट यानी सर्वव्यापी होता है, तो ऑप्शन ए भी इसका बिल्कुल राइट सिनोनिम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर द वर्ड एफीमेरल। तो साथियों एफीमेरल का जो क्या पूछा है हमसे? एंटोनिम विपरीतार्थक पूछा है। तो एफीमेरल का अर्थ हमें पता होना चाहिए। एफीमेरल का अर्थ होता है साथियों क्षणिक, या कि एक निश्चित समय के लिए या फिर कम समय के लिए। तो इसका जो विलोम हो जाएगा साथियों वो क्या हो जाएगा? देखते हैं। ट्रांजिएंट, एटर्नल, फ्रेगाइल या टॉक्सिक। तो साथियों फ्रेगाइल और टॉक्सिक तो क्या होते हैं साथियों? इसके सिनोनिम हो सकते हैं। तो इसका एंटोनिम तो होंगे नहीं, तो इसका एंटीनिम क्या हो जाएगा साथियों? इसका एंटोनिम एटर्नल। एटर्नल यानी क्या होता है? शाश्वत यानी हमेशा रहने वाला। तो एफीमेरल यानी क्षणिक और एटर्नल यानी हमेशा रहने वाला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम ए ब्लेसिंग इन डिस्गस्ट? तो साथियों मतलब हमसे पूछा है, इडियम पूछा है ए ब्लेसिंग इन डिस्गस्ट। तो इसका जो मतलब होता है साथियों वो होता है छिपा हुआ वरदान, या कोई ऐसी घटना जो शुरुआत में बुरी लगे लेकिन बाद में फायदेमंद साबित हो। तो सही इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। समथिंग गुड दैट इजंट रिकॉग्नाइज्ड एट फर्स्ट बट आफ्टर लेटर इट इज बेनिफिशियल और गुड फॉर अस। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चेंज द वॉइस। तो साथियों हमसे वॉइस चेंज करवा रहा है यहाँ पे, तो देखते हैं। हु रोट दिस ब्यूटीफुल पोइम। तो साथियों जब हु आ जाए तो आपको पता होना चाहिए हु की जगह हम किसका प्रयोग करते हैं साथियों? हु की जगह हम बाय होम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बाय होम का प्रयोग करते हैं। और वाक्य किसका है? ये देखिए साथियों रोट के अनुसार ये वाक्य पास्ट इंडेफिनेट का है, तो इसमें वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो देखते हैं हु रोट दिस ब्यूटीफुल पोइम। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? बाय हुम। क्या आ जाएगा? बाय हुम आ जाएगा। फिर उसके बाद बाय हुम क्या है? वॉज लगा देंगे इसके साथ, बाय हुम वॉज दिस ब्यूटीफुल पोइम, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे रिटर्न। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। बाय हुम वॉज दिस ब्यूटीफुल पोइम रिटर्न। चलिए अगला देखते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। ही सेड टू मी लेट अस गो फॉर ए वॉक। तो साथियों उसने मुझसे कहा कि एक वॉक के लिए, घूमने के लिए चलते हैं। तो इसको लेट अस वाले वाक्यों को साथियों हमेशा किस में बदलते हैं? लेट अस वाले वाक्यों को वाक्यों में सेड टू को सजेस्टेड या प्रपोज में बदलते हैं। किसको? लेट अस, क्योंकि वो एक तरीके से मतलब सजेशन या एक तरीका का ऑर्डर थोड़ी है, वो तो एक सजेशन है। उसको हम क्या बोलते हैं? सजेस्टेड या प्रपोज में बदल देते हैं। और कंजक्शन क्या लगाते हैं? डेट लगाते हैं और वी या दे शुड का प्रयोग करते हैं। तो चलो इसको थोड़ा सेट करते हैं। उसने कहा ही सेड टू मी, तो ही सेड टू मी लेट अस की वजह से हम इसको किस में बदल देंगे? ही सेड टू मी को ही सजेस्टेड में बदल देंगे। किस में बदल देंगे? ही सजेस्टेड टू मी, डेट का प्रयोग कर देंगे। फिर उसके बाद देखते हैं लेट अस गो फॉर ए वॉक। तो साथियों वी शुड गो फॉर ए वॉक, कंजक्शन क्या लगा देंगे? डेट लगा देंगे और उसके बाद वी या
दे शुड लगा देंगे, तो ऑप्शन है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हमने यहाँ सजेस्टेड क्यों लगाया, क्योंकि लेटेस्ट वाले वाक्यों में सेड टू में किसको, सेड टू को किससे बदल दे, सजेस्टेड में बदल देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। Fill in the blank with the appropriate preposition. A just judge must be blind blank space the faults of his own son. तो साथियों ब्लाइंड टू का जो साथियों क्या होता है, ब्लाइंड के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है साथियों, ब्लाइंड के साथ टू लगा देते हैं, तो इसका क्या अर्थ बनता है, किसी की गलतियों को अनदेखा करना या आंखें बंद कर लेना। तो साथियों द जज मस्ट बी ब्लाइंड टू द फॉल्ट्स ऑफ हिज ओन सन, मतलब कि अपनी गलतियों को जानबूझकर भी उनको छुपा लेना या उनकी गलतियों को देखकर भी आंखें बंद कर लेना। तो टू प्रीपोजिशन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल ब्लैंक स्पेस हिमालयाज लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो साथियों माउंटेन जो पर्वत जो श्रृंखला है साथियों, उनके नाम से पहले हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, तो एक यूनिवर्सल हो गया ना आर्टिकल का जो रूल है, तो इनके पहले हम किसका प्रयोग करते हैं साथियों, दा का प्रयोग करते हैं। तो हिमालय एक ही तो है साथियों वर्ल्ड में, हम हिमालय बहुत सारे थोड़ी है, तो हिमालय से पहले दा का प्रयोग करेंगे। तो दा हिमालय लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, तो ऑप्शन है सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर ए पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड। साथियों ए पर्सन जो कि मानव मैनकाइंड से हेटेड रखता है, नफरत करता है, उसको क्या कहते हैं साथियों, ए पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड क्या हो जाएगा साथियों, उसका इसका हो जाएगा साथियों मिसानथ्रोप। ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मानव द्वेषी यानी मिसानथ्रोप। और साथियों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फिलांथ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है, तो इसका मैं बता देता हूँ, इसको भी अच्छे से याद कर लीजिए, प्रश्न यहाँ से भी आ सकता है। तो फिलांथ्रोपिस्ट का मतलब होता है परोपकारी, और मिसोगाइनिस्ट का मतलब आपसे पूछ लिया जाए तो उसका है साथियों महिलाओं से नफरत करने वाला, महिलाओं से नफरत करने वाला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आइडेंटिफाइड द पार्ट ऑफ द सेंटेंस कंटेनिंग एन एरर। साथियों एरर देखना है हमें सेंटेंस में। वन ऑफ द बॉयज हैव डन दिस एक्सीलेंट वर्क या नो एरर। तो साथियों इसमें क्या आएगा, तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ, जबकि वाक्य में हमें क्या दिया है, वन ऑफ दिया है, तो वन ऑफ के साथ प्लूरल नाउन के बाद हमेशा क्या आता है साथियों, रूल है आपको पता है, वन ऑफ द, वन ऑफ आपके वन ऑफ के बाद अगर प्लूरल नाउन आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे वन ऑफ दिया है और इसके बाद बॉयज क्या है प्लूरल दे रखा है, तो इसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, एक वचन क्रिया आती है, तो यहाँ पे हैव की जगह साथ क्या आएगा, यहाँ पे हैव की जगह है जाएगा, तो यही एरर हो जाएगा। तो ऑप्शन है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका जो राइट सेंटेंस कैसे बनेगा, वन ऑफ द बॉयज हैज डन दिस एक्सीलेंट वर्क। तो रूल हमेशा याद कर लीजिए, वन ऑफ के बाद अगर वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आ जाए जैसे कि बॉयज है, तो वहां पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, हैज का प्रयोग होगा, ना कि हैव का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द ऑफिशियल टर्म सर्कुलर। साथियों सर्कुलर यानी क्या होता है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछ लिया जाता है। सर्कुलर यानी क्या होता है साथियों, परिपत्र होता है। क्या होता है सर्कुलर यानी परिपत्र होता है। और अधिसूचना क्या होता है साथियों, जैसे कि हम देखते हैं कि कोई वैकेंसी का क्या आता है, नोटिफिकेशन आता है साथियों, तो उसको क्या कहते हैं, अधिसूचना कहते हैं। और निविदा यानी क्या होता है साथियों, टेंडर होता है, जैसे कि बड़े बड़े जो कार्य होते हैं सरकारी, उनके लिए टेंडर निकाले जाते हैं, उसको टेंडर कहते हैं। और ज्ञापन यानी क्या होता है साथियों, मेमो होता है, मेमो होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनको अच्छे से याद कर लीजिए, सूचना नोटिफिकेशन, परिपत्र यानी सर्कुलर, निविदा यानी टेंडर, और ज्ञापन यानी मेमो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एमएस वर्ड में गटर मार्जिन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो साथियों इसमें जो गटर मार्जिन होता है इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बहुत ही अच्छा भी और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। गटर मार्जिन का मुख्य उद्देश्य पूछा है, तो साथियों बाइंडिंग के लिए अतिरिक्त जगह छोड़ना। क्या होता है, बाइंडिंग के लिए अतिरिक्त जगह छोड़ना, जो हम हमारे जो नोटबुक होती है उनको हम बाइंड करवाते हैं, नोट्स को बाइंड करवाते हैं, तो उसमें जो लेफ्ट में जो अतिरिक्त जगह बची होती है उसको ही गटर मार्जिन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ओएसआई मॉडल में किस लेयर को एंड टू एंड डिलीवरी और त्रुटि सुधार के लिए जिम्मेदार माना जाता है, तो साथियों किस लेयर को एंड टू एंड डिलीवरी त्रुटि सुधार के लिए जो जिम्मेदार माना जाता है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर मेमोरी के पदानुक्रम में कैश मेमोरी किन दो कंपोनेंट्स के बीच कार्य करते हैं, तो साथियों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैश मेमोरी का आपको पता होना चाहिए, पहले भी पुराने मॉडल पेपरों में भी आपको ये प्रश्न कई बार कराया है। अगर आपने अभी तक वो मॉडल पेपर नहीं देखे तो चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर आप उन सभी मॉडल पेपर को देख सकते हैं, और मैं आपको श्योर करता हूँ कि आपको वहां से निश्चित रूप से परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो कैश मेमोरी जिन दो कंपोनेंट्स के बीच कार्य करती है वो करती है सीपीयू और रैम के बीच। किन के बीच, सीपीयू और रैम के बीच मुख्य कंपोनेंट के रूप में कार्य करती है। ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एमएस एक्सेल में किसी भी कॉलम में स्थित टेक्स्ट को वर्टिकली या विशेष एंगल पर घुमाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है,
तो साथियों किसका किया जाता है? अलाइनमेंट और ओरिएंटेशन का किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब भी कोई हमलावर किसी वैध संस्था जैसे बैंक का रूप धारण करके ईमेल भेजता है और आपकी गुप्त जानकारी चुराने का प्रयास करता है तो इसको क्या कहते हैं साथियों? तो इसको आसान सा प्रश्न है साथियों, इसको फिशिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फिशिंग कहते हैं। कोई भी हैकर फर्जी ईमेल या वेबसाइट बनाकर आपको बेवकूफ बनाता, पासवर्ड ओटीपी चुराता है, तो इसे साइबर सुरक्षा में इसको फिशिंग का नाम दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ईएससी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करके विंडोज में किस कार्य का किया जाता है? तो साथियों ये आपको पता होना चाहिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ईएससी अगर आप दबाओगे तो टास्क मैनेजर खुल जाएगा। क्या खुल जाएगा? टास्क मैनेजर को सीधे खोलने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है? तो साथियों इम्पैक्ट प्रिंटर का जो उदाहरण है साथियों ये हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण क्या हो जाएगा? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है? तो साथियों वैक्यूम ट्यूब की जगह जो ट्रांजिस्टर का उपयोग है ये कंप्यूटर की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी में से दूसरी पीढ़ी में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए पूरे कोड को एक ही बार में मशीन लैंग्वेज में बदल देता है उसको क्या कहते हैं? साथियों जो हाई लेवल कोड है उसको लैंग्वेज में लिखे पूरे कोड को एक ही बार में मशीन लैंग्वेज में जो बदल देता है तो उसको क्या कहलाता है साथियों? कंपाइलर कहलाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वह कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें नेटवर्क का प्रत्येक नोड कंप्यूटर अन्य सभी नोड से सीधे जुड़ा होता है? तो साथियों कौन सी टोपोलॉजी जिसमें नेटवर्क का प्रत्येक नोड अन्य सभी नोड से सीधे जुड़ा होता है तो उसको मैश टोपोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन सी मैश टोपोलॉजी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? रीजनिंग का प्रश्न है और देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो हम लॉजिक लगा लेते हैं 4, 18, 48, 100, तो इसमें हम एन क्यूब माइनस एन स्क्वायर का लगा लेते हैं। तो देखते हैं साथियों 2, 8 माइनस 4 बराबर क्या आ गया? 4 आ गया। इसी प्रकार इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए 3 का करते हैं हम बराबर 27 माइनस 9 बराबर 18 स्क्वायर बराबर 64 माइनस 16 बराबर 48 5 स्क्वायर बराबर 125 माइनस 25 बराबर 100। इसी प्रकार इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए स्क्वायर बराबर 216 माइनस 36 बराबर 180 आ जाएगा। चलिए इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी कूट भाषा में कैट को 24 लिखते हैं, डॉग को 26 है, तो उसी कूट भाषा में बर्ड को क्या लिखा जाएगा साथियों? तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षरों का जो क्रम होता है उसी के अनुसार हम इस प्रश्न को भी कर लेंगे। तो कैट कितने नंबर पर होता है? 3 नंबर पर होता है। और ए कितने पे? 1 पे होता है। टी कितने पे होता है? 20 पे होता है। तो इसमें जैसे 3, 1 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। इसी प्रकार में डॉग को क्या था, हमें बर्ड को करना है तो बी कितने पे आता है साथियों? बी 2 पे आता है। आई कितने पे आता है? 9 पे। आर 18 पे और डी कितने पे आता है? 4 पे। तो 2 प्लस 9 प्लस 18 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। इनको सबको जोड़ लेंगे तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है साथियों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन है रुकिए साथियों, इसमें प्रश्न में ऑप्शन में 33 नहीं है, इसको 33 कर लीजिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सभी पेन पेंसिल है, कोई भी पेंसिल रबर नहीं है। निष्कर्ष कोई भी पेन रबर नहीं है और कुछ पेंसिल पेन है। तो साथियों वैन आरेख के अनुसार पूरा पेन का जो गोला है पेंसिल के अंदर है। देखते हैं पूरा जो पेन का गोला है वो पेंसिल के अंदर है और पेंसिल का रबर से कोई सीधा संबंध इसके अकॉर्डिंग बन नहीं रहा। तो इसलिए पेन का भी रबर से कोई संबंध नहीं हो सकता। तो निष्कर्ष एक सही है और निष्कर्ष दो गलत है। तो ओनली एक निष्कर्ष बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, मान लो साथियों ये एक पोर्ट्रेट है, तस्वीर है, इसकी ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, क्या कहा? कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। लेकिन इस आदमी का जो पिता है, इस आदमी का जो पिता है मेरे पिता का पुत्र है। तो साथियों आदमी कहता है कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है, मतलब कि मेरे पिता का पुत्र वह आदमी खुद क्या हुआ? सेल्फ हुआ। मेरे पिता का पुत्र वो आदमी खुद सेल्फ हुआ। तब आके पढ़िए तस्वीर वाले पिता, मैं वह आदमी। तो तस्वीर में वह आदमी कौन होगा? इसका पुत्र होगा। कौन होगा? पुत्र होगा। तो आदमी का बेटा क्या है साथियों? उस आदमी का पुत्र होगा। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है उत्तर की ओर? 10
किलोमीटर चलता है, फिर दाई मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाई मुड़कर वापस 10 किलोमीटर चलता है, बिल्कुल यहाँ पे आ गया। अंत में वह बाईं ओर चलता है साथियों, तो बाईं ओर चलकर कितना 5 किलोमीटर गया। अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दूरी पर है और किस स्थान पर है, तो साथियों इसे प्रश्न का जो मुझे थोड़ा सा इसमें टाइपिंग एरर लग रहा है, इसको बाद में देखते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 15 अगस्त 2011 को सोमवार था और 15 अगस्त 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो साथियों 15 अगस्त 2011 को सोमवार है, तो 15 अगस्त 2013 को, तो 2011 से अगर 12 की बात करें तो लीप वर्ष जाने पर कितने 2 विषम दिन जुड़ेंगे, कितने दिन जुड़ेंगे? 2 विषम दिन जुड़ेंगे लीप वर्ष जाने के कारण। और 2012 से 2013 जाने पर कितना 1 दिन जुड़ेगा विषम, कितना 1 दिन विषम जुड़ेगा, तो कुल कितने दिन हो गए? टोटल 3 दिन हो गए। तो सोमवार में हम कितने जोड़ लेंगे? 3 दिन और जोड़ लेंगे तो क्या बनेगा साथियों? सोमवार में 3 दिन, गुरुवार, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छात्रों की पंक्ति में राम बाएं से 15 और श्याम दाएं से 20 बार, जब वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो राम बाएं से 25 पे आ जाता है, तो कुल कितने छात्र है? तो साथियों जब दो लोग स्थान बदलते हैं तो कुल छात्र कितने हो जाएंगे? एक व्यक्ति का जो नया स्थान है दूसरे व्यक्ति का पुराने स्थान में -1 हो जाएगा। और कुल राम का नया स्थान कितना है? 25 है, प्लस श्याम का पुराना स्थान कितना है? 20 है, तो 20 प्लस 25 माइनस 1, तो 45 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 44। तो कुल कितने छात्र हो जाएंगे? 44 हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिस प्रकार थर्मामीटर का संबंध तापमान से, उसी प्रकार बैरोमीटर का संबंध किससे है? तो साथियों बैरोमीटर का जो संबंध है वायुमंडलीय दबाव से हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी चार निम्नलिखित चार में से तीन किसी एक प्रकार समान और एक समूह बनाते, कौन सा है जो इस समूह से संबंधित नहीं है? तो देखते हैं साथियों, गैलन, टन, क्विंटल और किलोग्राम। तो साथियों टन, क्विंटल और जो किलोग्राम है, ये तीनों ही किसकी इकाई है? तीनों ही वजन मापने की इकाई है। किसकी इकाई है? वजन मापने की इकाई है। टन, क्विंटल और, लेकिन जो गैलन है साथियों, गैलन किसकी है साथियों? गैलन आयतन मापने की इकाई है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक घड़ी में 4:30 बज रहे हैं और मिनट की सुई पूर्व दिशा की ओर इशारा कर रही है, तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? तो साथियों 4:30 बजे जो मिनट की सुई है वो कितने पर होती है? 4:30 बजे मिनट की जो सुई है वो तो 4:30 बजे मिनट की सुई कितने पर होगी? 6 पर होगी। कितने पर होगी मिनट की सुई? 6 पे। तो असली दिशा में 6 कहाँ पे है साथियों? दक्षिण में होता है। कहाँ होता है? दक्षिण में होता है। लेकिन प्रश्न में इसे क्या कहा गया है? प्रश्न में इसको क्या कहा गया है? पूर्व में कहा गया है। प्रश्न में पूर्व में कहा गया है, यानी घड़ी की जो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गई, तो घंटे की सुई 4 और 5 के बीच दक्षिण पूर्व होती है, तो 90 डिग्री पीछे घुमाने पर ये कहाँ पर हो जाएगी? उत्तर पूर्व में हो जाएगी। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा उत्तर पूर्व हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में मत्स्य संघ का नाम किया मुंशी ने दिया, शंकर देवराव समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ का विलय हुआ, तो कौन सा कथन सत्य है साथियों? इन दोनों में से हमसे एक कथन सत्य पूछा गया है। तो साथियों देखते हैं। मत्स्य संघ का नाम किया मुंशी ने दिया, बिल्कुल सही हो जाएगा। शंकर देवराव समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ का विलय हुआ, तो साथियों इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अरावली पर्वतमाला की चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। साथियों अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है तो देखते हैं। शेर, अजरगा, देलवाड़ा और चलगढ़ दिए, तो अवरोही क्रम में सबसे पहले हम ले लेते हैं शेर को। किसको ले लेते हैं? शेर को। शेर की कितनी हो जाएगी साथियों? 1500, एक मिनट, शेर की कितनी हो जाएगी? 1597। देलवाड़ा की कितनी हो जाएगी? 1442। कितनी हो जाएगी देलवाड़ा? जरगा की 1431 और अचलगढ़ की 1380। तो इस अनुसार साथियों 1, 3 और 2, 4 ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। असंगत युग्म की पहचान करो। प्रजामंडल और उनके संस्थापक, तो बीकानेर प्रजामंडल की बदाराम वैद ने की, बिल्कुल सही है। मेवाड़ प्रजामंडल की माणिक्यलाल वर्मा ने की, और डूंगरपुर प्रजामंडल भोगीलाल पांड्या ने की, यानी सभी युग्म सम्मिलित है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं? तो साथियों राज्यपाल को जो क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है, ये आर्टिकल 161 के तहत है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुण महिलाओं द्वारा आभूषण महिलाओं द्वारा सिर या मस्तक पर नहीं पहना जाता? तो साथियों जो मस्तक पर नहीं पहना जाता उस आभूषण के बारे में हमसे पूछा गया है, तो देखते हैं साथियों। रखड़ी है, ये कहाँ पे पहनी जाती है? सिर में, माथे पे पहनी जाती है, बिल्कुल सही है। मेमंद भी पहना जाता है, बोरला भी सिर पे पहना जाता है, लेकिन चूप है साथियों, चूप जो आभूषण है साथियों ये नहीं पहना जाता, तो ऑप्शन डी बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चूप कहाँ पे पहना जाता है? दांत में पहना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान की लोक कला फड़ चित्रकारी के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। इसका प्रमुख केंद्र
शाहपुरा भीलवाड़ा है साथियों, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सिरलाल जोशी इस कला के प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कलाकार है, सही है। फड़ हमेशा कागज या ताड़ के पत्तों पर बनाई जाती है साथियों, ये गलत हो जाएगा। और ऑप्शन डी देखते हैं, पाबू जी की फड़ के वादन से रावण हत्या वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन सी जो कथन है गलत है, क्योंकि यह फड़ हमेशा किस पे, सूती रेज या खादी पर प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती है, कागज या ताड़ के पत्तों पर नहीं बनाई जाती। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुमेलित कीजिए सीसा, जस्ता, टंगस्टन, रॉक फॉस्फेट और जिप्सम। साथियों हमको इनको सुमेलित करना है, तो साथियों सीसा जस्ता आपको पता है। सीसा जस्ता के लिए साथियों ऑप्शन ए में क्या आ जाएगा, दो रामपुर आगुचा भीलवाड़ा आ जाएगा। टंगस्टन के लिए आपको पता है डेगण आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टंगस्टन जो है डेगण नागौर में आ जाएगा। रॉक फास्फेट साथियों इसका जो झामर कोटड़ा उदयपुर में आ जाएगा रॉक फास्फोर्ट के लिए। और जिप्सम के लिए साथियों क्या आ जाएगा, जिप्सम की जामसर बीकानेर आ जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, ए में क्या हो जाएगा, बी दो हो जाएगा, बी में क्या हो जाएगा एक, सी में क्या हो जाएगा चार और डी में तीन। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथि और उनके स्रावित होने वाले हार्मोन का युग्म सम्मिलित नहीं है। तो साथियों एड्रिनल ग्रंथि से अंतःस्रावी ग्रंथि और उनके स्रावित होने हार्मोन, तो साथियों एड्रिनल ग्रंथि एड्रेनालाइन से बिल्कुल संबंधित है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। पीनियल ग्रंथि मेलाटोनिन से संबंधित, अग्नाशय है, प्रोलैक्टिन से संबंधित नहीं है साथियों, ये असंगत है। क्योंकि ये जो प्रोलैक्टिन है ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, और अग्नाशय से इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन निकलते हैं, थायराइड से थायरॉक्सिन। तो ऑप्शन सी इसका असुमिलित कथन यहाँ की राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गर्मियों में अक्सर रेगिस्तान या डामरी सड़क पर दूर पानी होने का जो भ्रम होता है, मृग मरीचिका इससे किस परिघटना के कारण होता है। तो साथियों ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो साथियों विटामिन के, जिसको फिलोक्विनोन के नाम से जाना जाता है, तो ये रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, आशा है आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।